अगर बात की जाए पेपरों की तो इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन थोड़ा-सा ईज़ी प्रोसेस किस मुल्क का है? फ्रांस का सबसे सस्ता है। तो आप ही मतलब आए थे जो डंकी वाला रूट होता है जैसे ही या कोई आपका स्पॉन्सर हो गया था? इस वक़्त फ्रांस में जो ख़ास तौर पर नए पाकिस्तानी हैं, जो स्ट्रगलिंग फ़ेज़ में हैं कैसे हालात हैं? क्या जॉब करते हैं? एक बंदा यहाँ पे काफ़ी कर्ज़ा लेके बाहर के लिए निकलता है और उसे पता है मेरे पेपर बनने भी हैं कि नहीं बनने, तो वो उसको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? पाकिस्तान में मेहनत कर ले, कम से कम कर्ज़ा तो ना चढ़ेगा। देख साहब असल में देखिए 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो ये है कि अगर हम किसी को यहाँ पे बैठ के मशवरा देंगे तो वो कहेगा खुद तो बाहर बैठे हैं। हाँ, हाँ, सही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग और आप देख रहे हैं मिस्टर बेग चैनल। इस वक़्त हमारे साथ बहुत ही हमारी मोअज़्ज़ज़ शख़्सियत फ्रांस से मौजूद है मोहम्मद आसिफ़ साहब और उनसे हम बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि छोटी-सी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आएँ। इसके साथ-साथ जो इस वक़्त सिचुएशन चल रही है यूरोप की, ख़ास तौर पर फ्रांस की, जॉब के हवाले से, पेपरों के हवाले से या जो हमारे पाकिस्तानी भाई किसी भी स्टेज में वहाँ पे मौजूद हैं, ख़्वा उनका बिज़नेस है या अभी वो स्ट्रगलिंग फ़ेज़ में है। तो कोशिश करेंगे कि छोटी-छोटी चीज़ें हैं, आसिफ साहब जिनका बड़ा माशाल्लाह एक्सपीरियंस है, सीनियर जर्नलिस्ट है वहाँ पे इनसे जनाब बातचीत का आगाज़ करते हैं, तो इनसे हमने टाइम लिया है। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया बेग साहब। आसिफ साहब मुझे ये बताइएगा कि आप कितने अरसे से फ्रांस में मौजूद हैं या यूरोप में मौजूद हैं? जी, मुझे समझ लें कि 2002 में मैं जो है ना वो पाकिस्तान से यूरोप आया था और 2003 से मैं यहाँ पे फ्रांस में हूँ। वाह जी वाह! माशाल्लाह फिर आपका तो ज़्यादा जो है ना वो जवानी जो है ना सारी आपने यूरोप में गुज़ार दी है। जी, ऐसे ही है। तो आप भी मतलब आए थे मेहनत करके ही यानी कि जो डंकी वाला रूट होता है जैसे ही या कोई आपका स्पॉन्सर हो गया था? जी, नहीं मैं बाकायदा वीज़ा लगवा के आया था, माशाल्लाह। एम्बेसी से। मैं बल्कि उस फैमिली का था, मेरा और मेरी वाइफ़ का वीज़ा लगा था, वीज़ा लगवा बिल्कुल के आए ठीक थे। है। अच्छा, आसिफ़ साहब हम कोशिश करेंगे कि जल्दी-जल्दी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे व्यूअर्स आपका भी तजुर्बा है, व्लॉगिंग करते हैं, आपके चैनल भी हैं, सारा कुछ है। अच्छा, सबसे पहले आप बताएँ कि अभी हम बात कर रहे हैं 2026 में बैठे हुए हैं, मार्च 2026 है। जी, जी। तो इस वक़्त फ्रांस में जो ख़ास तौर पर नए पाकिस्तानी हैं, जो स्ट्रगलिंग फ़ेज़ में हैं कैसे हालात हैं? क्या जॉब करते हैं? थोड़ा-सा इस हवाले से हम बात करते हैं कि जो उनको जॉब मिल जाती है रोज़ी-रोटी कमाने के लिए। उनको जॉब जो है ना यहाँ पे जो पाकिस्तानी ज़्यादा काम करते हैं असल में वो एक तो ये फ्लोटिंग मार्केट होती है। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में जुमा बाज़ार या इतवार बाज़ार हम जिसे कहते हैं। वो पाकिस्तानी मार्केट्स लगाते हैं तो उनमें कुछ उन्होंने लड़के रखे हैं। ज़्यादातर तो वो जो लड़के रखते हैं वो सरदार ही होते हैं हुँ, इंडिया हुँ। से, ठीक लेकिन है। पाकिस्तानी लड़के भी बहरहाल काम करते हैं। उसके अलावा उससे ज़्यादा लड़के जो हैं वो रंग के काम में करते हैं, पेंट के काम में। हाँ, बातिमा का। वहाँ ज़्यादा लड़के काम करते हैं, पेंट के काम में। ज़्यादा वहीं अच्छा। पे एडजस्ट हो रहे हैं। बाकी रेस्टोरेंट्स पे पाकिस्तानियों को चूँकि अब काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, तो वहाँ पे जॉब मिल जाती हैं। छोटे ढाबे हैं, कि जैसे ये रोज़ चिकन के हवाले से कुछ इनके रेस्टोरेंट हैं, तो उन पे कुछ जॉब मिल जाती है उनको। तो लेकिन ये का बेरोज़गारी भी है। क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है ना कि इटली के जिन लोगों को पेपर मिले वो भी फ्रांस में आ गए। जिनको पुर्तगाल से मिले या स्पेन से मिले वो समझते हैं कि जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ जो है ना फ्रांस में बिलमुकाबिल उन ममालिक के ज़्यादा है। तो वो कोशिश करते हैं कि यहाँ आ जाएँ अपने किसी दोस्त के ज़रिए से या किसी तरीके से भी। तो वो यहाँ पे वो होता तो गैर कानूनी है उनका, लेकिन वो कर रहे हैं। मेरा ख़्याल है कि आसिफ़ साहब जो हमारे पाकिस्तानी हैं, ये पतरूल भी ज़्यादा है, यानी ठेकेदार भी काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए हमारे भाइयों को जॉब भी ईज़िली मिल जाती है। जी हाँ, ठेकेदार रंग का काम में काफ़ी मतलब समझ लें कि ये इनका पूरा होल्ड है। रंग का काम जो है वो ये करते हैं ज़्यादा जो बिल्डिंग्स का काम है ना इसमें तुर्की के लोग हैं, पुर्तगाल के लोग हैं और पाकिस्तानी जो है ना वो ज़्यादा इसमें एडजस्ट हुए हैं। बड़े-बड़े फ्रांस में अच्छे मेरा ख बिज़नेस हैं, बड़े अच्छा, अच्छे बिज़नेस हैं पाकिस्तानियों के। फ्रांस में मेरा ख़्याल है खेती-बाड़ी का काम कम ही है इटली की निस्बत। इटली वग़ैरह में, पुर्तगाल में खेती-बाड़ी ज़्यादा है। नहीं, बे फ्रांस में ऐसा कोई काम नहीं है। मैंने नहीं देखा पाकिस्तानी कोई ऐसा काम कर रहा। हो सकता है दूर-दराज़ पेरिस से दूर-दराज़ इलाकों में कुछ लोग हों, कुछ चंद एक लड़के काम कर रहे हों, लेकिन वो स्पेन और इटली में सुना है कि वहाँ पे काम ज़्यादा होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आसिफ़ साहब आप गए थे 24 साल पहले और 24 साल बाद फ्रांस कैसा है? उस वक़्त हालात कैसे थे?
आज कैसे हैं? उस वक़्त भी क्या पाकिस्तानी इतने ही वहाँ पे मौजूद थे जो कोई पेपरों की दौड़ में लगा हुआ है या जॉब की दौड़ में, या आजकल ज़्यादा है वहाँ पे हमारे जो अपने पाकिस्तानी भाई? नहीं, ज़ाहिर है तादाद तो बढ़ी है उनकी, लेकिन हालात मैंने तो ऐसे चेंज नहीं देखी सिवाय महँगाई के। बाकी चीज़ें वैसे ही स्मूथ चल रही हैं। अच्छा, ठीक है। तो जो ज़ुबान का मसला है, क्या हमारे भाइयों को वो भी डिस्टर्ब करता है कोई अच्छी जॉब लेने में या ज़्यादा पैसे वाली जॉब लेने में? हाँ, ये आपने एक अहम सवाल किया। असल में अब सूरत-ए-हाल ये है कि जो पेपर्स है ना, उन्हें लेने के लिए भी अब इन्होंने अपना जो लैंग्वेज के कोर्सेज़ है ना, वो बड़े सख्त कर दिए। आते ही आपको वो रेसिपीसी होती है, टेम्परेरी पेपर देते हैं। उसके अलावा कार्ड आपको 1 साल का देते हैं। उसके बाद 5 साल या 10 साल का कार्ड लेने के लिए अब लैंग्वेज का कोर्स जो है ना, और वो ख़ास करके जिसने 10 साल का कार्ड लेना ना, रेज़िडेंस कार्ड लेना, उसके लिए तो ऐसे ही हो गया है, वो कोर्स जो करवाते हैं, वो आपको अहले ज़ुबान होना पड़ता है। हुँ, हुँ। वो कहता है आप सर्टिफ़िकेट लेके जाएँगे किसी अदारे से, तो फिर आप वो जमा करवाएँगे। उसके अलावा उसके साथ ये होता है कि 5 साल के आप काम की अपना लगाते हैं कि रेगुलर आप काम कर रहे हैं। फिर अच्छा। मकान जहाँ पे रह पे हैं, उसका कॉन्ट्रैक्ट चाहिए उनको। काफ़ी मतलब चीज़ें कुछ सख्त हुई हैं, लैंग्वेज के हवाले से वाक़ई बड़ी सख्ती हुई है। अच्छा, आसिफ साहब अगर बात की जाए पेपरों की तो एक मोटा-मोटा अंदाज़ा अगर हम लगाएँ तो इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन थोड़ा-सा ईज़ी प्रोसेस किस मुल्क का है? फ्रांस का सबसे सख्त है, उससे फिर जो इटली और स्पेन बराबर है क्योंकि वो अक्सर इमिग्रेशन जो है ना वो खोलते रहते हैं। हुँ, हुँ। एक मखसूस खोटा कोटा जो है ना वो लोगों को देते हैं कि इतने बंदे हमने रखने हैं। उसमें फिर स्किल्ड पर्सन को ज़्यादा वो प्रेफ़र करते हैं। लेकिन फ्रांस में जो है ना वो ऐसा इमिग्रेशन वाला तो कुछ होता नहीं है, आपने असाइलम अप्लाई करनी है और आपका केस आपका चलता है, फिर वो चांस फिर कम ही होते हैं उसमें। असाइलम तो मेरा ख़्याल है बस यही है कि जो बंदा किसी के पास कुछ नहीं होता अप्लाई करने के लिए वो अज़ील कर लेता है, और उसके मेरा ख़्याल है आजकल तो अज़ील अप्रूव होने के भी चांसेस बहुत कम है। उन्हें भी पता चल गया है कि ये सारा जो है ना जी, जी हाँ, वो जी हाँ, बहुत झूठ-मूठ ही कम है, है। बहुत कम है। और पहले ये फ्रांस जो है ना, फ्रांस के असल में एक ऐसा मुल्क है जिसका मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा है, पूरी दुनिया में। ये ऑलमोस्ट आप ये समझ लें कि मैं सादा तरीके से सब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक बंदा सड़क पे आपको उनको पड़ा हुआ मिल जाता है ना, बीमार है, उसे हार्ट का मसला है, तो उसको उठा के ले जाएँगे, उसका बिल चेंज भी करना है तो करेंगे, ये बाद में पूछेंगे आपके पास पेपर्स हैं या नहीं। ये इनका हाँ। इतना अच्छा था। इस जब जिस वक़्त मैं आया था, उस वक़्त ये था कि शुगर के मरीज़ जो होते थे, हेपेटाइटिस सी के मरीज़ होते, उनको पेपर दे देते थे ये। अब उन्होंने बहुत सारी बीमारियाँ जो है ना, क्रोनिक डिज़ीज़ जो है ना, वो कम कर दी उसमें से। अब शुगर के आपको मरीज़ को सिर्फ़ पेपर पेपर नहीं देते, या हेपेटाइटिस सी है उसको नहीं देते। वो कहते हैं कि ये तो अब इलाज जो है ना, इनके बहुत अच्छे ट्रीटमेंट हर मुल्क में हो जाते हैं ऑलमोस्ट। पहले अब तो इस लिहाज से भी शादियाँ भी जी, जी, सख्त कर दी हैं। शादियों के जो पेपर हैं वो भी काफ़ी सख्त कर दिए हैं जो शादी करके पेपर लेते थे फ्रांस में। वो हम ये कह सकते हैं, वो ये लोग ही सयाने हो गए हैं। हाँ, बिल्कुल सही। क्योंकि एक किसी चीज़ अच्छाई या बुराई को मुआशरती तौर पे पनपने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। वो टाइम इसलिए लगता है कि शादियाँ की, एक ने की, दूसरे ने की, तीसरे ने की, चौथी ने की। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता जब बच्चे हैं, उनके बच्चे होने के बाद पता चलता है कि वो अपनाते हैं कि नहीं अपनाते उनको, फिर डिवोर्स की रेशियो आ जाती है। फिर बच्चों को अपने पास रखने का होता है कि मैं अब इसको छोड़ दूँ, तो बच्चे अपने पास रख लूँ। कि ख़ास करके अगर बच्ची हो गई किसी के तो और ज़्यादा मसाइल गंभीर हो जाते हैं। तो इसलिए वो लोग थोड़े सयाने हो गए हैं। अच्छा। गवर्नमेंट का कानून तो मौजूद है कि आप कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी सख्ती आ गई है उसमें। ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि जो असाइलम करते हैं उनको पैसे और घर मिलते थे, तो क्या अभी ये पॉलिसी जारी है ना कि जो भी उनका लमसम अमाउंट है अगर घर लेना है तो फिर आपको सवा 200 यूरो, या अगर नहीं लेना तो कुछ सवा जी हाँ, वो 400। दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अब थोड़ी सख्ती इस लिहाज से कर दी है कि पहले जब लड़के आते थे यहाँ पे असाइलम अप्लाई करते थे, उस वक़्त आके ही पैसे मिल जाते थे। उसके बाद मेडिकल का एक पेपर बना के दे देते थे आपको। और किसी ये समझ लें कि जो सेंटर होते हैं इनके बने हुए असाइलम सेंटर, वहाँ पे आपको शिफ्ट कर देते थे। अब तो थोड़ी सख्ती कर दी है, मेडिकल के पेपर नहीं जल्दी बना के दे रहे हैं। वो जो लड़के आते हैं, जो असाइलम भी करवाते हैं, उनको ट्रीटमेंट करवाने का बड़ा मसला हो रहा है।
वो कभी किसी की मिन्नतें कर रहे हैं, किसी किसी की मिन्नतें कर रहे हैं, या अगर एक सर दर्द की गोली लेनी है, तो वो भी किसी को कह के मँगवाते हैं, लेके आते हैं। कोई बंदा अपने बिहाफ़ पे किसी डॉक्टर के पास ले जाता है, उनका ट्रीटमेंट करवाता है। मसाइल बड़े हैं। अच्छा। अच्छा आसिफ साहब, जो अहम सवाल है, आप अपने तजर्बे की बुनियाद पे उसका जवाब दीजिएगा। अच्छा, आजकल जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं ना और पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो कहते हैं कि जी हमसे कोई 50 लाख ले ले, 60 लाख ले ले, किसी तरीके से हमें जो है वो यूरोप पहुँचा दे। तो क्या एक बंदा 60 लाख रुपया यहाँ पे लगा के इल्लीगल तरीके से यूरोप पहुँच भी जाता है, जो कि अभी काफ़ी सख्त है, बल्कि बहुत मुश्किल है, लेकिन पहुँच भी जाता है, तो क्या मुमकिन है कि वो 1 साल में अपना 60 लाख पूरा कर ले और अपना रोज़ी-रोटी भी कमाए और सेविंग भी कर लेगी, या कितना अरसा उसको लगेगा इतनी मेहनत के बावजूद? नहीं, नहीं, 60 लाख तो बहुत बड़ी रकम हो जाती है। असल में बात ये है ना कि देखें, आप कोई बंदा अगर चले 25 साल की उम्र में वो वहाँ से कोशिश कर रहा है। हम एक एज ले लेते हैं। वो अब तो तकरीबन 1 करोड़, सवा करोड़ रुपया दे के लोग आते हैं। ये हाल हो गया। तो अंदाज़ा लगाएँ कि वो 25 साल की उम्र में आया, तो 8-10 साल लग जाएगा उसको सेट होते-होते। वो 35 पे चला गया ना। तो वही है कि पैसे यहाँ से कमा के भेज रहा है, पीछे वाले खा रहे हैं। मैंने ऐसे लड़के यहाँ पे देखे हैं कि वो जो अब एक ख़ास उम्र पहुँच के अब 40, 42, 45 पे पहुँच के वो कोशिश करते हैं कि हमारी शादी हो जाए। फिर वो घर वालों को फ़ोन करते हैं जी कि हमारी आप शादी करें, मैं आ रहा हूँ। वो कहते हैं ठीक है, अभी कोई 2 साल और लगाओ, पैसे कमाओ, वो पैसे इकट्ठे करते हैं, तो फिर आपकी शादी करते हैं। तो अंदाज़ा लगाएँ कि वो ज़ाहिर है, जितने पैसे अब पाकिस्तान में महँगाई है, वहाँ ज़रूरियत ज़्यादा है, वहाँ जितने भी आप भेजेंगे वो खर्च हो जाएगा। वो बचत तो नहीं हो सकती। मेरी एक ये बात हो रही थी। मैं जी, जी, मज़दूर प्लीज़। तबके की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल मज़दूर की बात कर रहे हैं। मैं आम बंदे की बात कर रहा हूँ। बाकी जो एक्सेप्शनल केसेज़ होते हैं, जैसे बिज़नेस किसी का अच्छा सेट हो गया, वो तो एक अलग बात है ना, वो तो टाइम लगता है। हो सकता है किसी का 5 साल में हो जाए, हो सकता है किसी का 20 साल में भी ना हो। सही बात है। मैं एक तो दोस्त से मिला था, सूरत-ए-हाल। जी, पेरिस जी। में पेरिस में एक लड़के से मिला था, तो वो 10 साल से जो है ना वो फ्रांस में मुकीम है और अभी तक उसके पेपर नहीं बने थे। तो उसके 2 बेटों की शादी भी पाकिस्तान, उसकी शादी हो गई थी जब उसने डंकी लगाई थी। तो जी, बेटों की जी। शादी भी हो गई, लेकिन वो कह रहा था कि अभी भी मैं ज़ीरो पे खड़ा हूँ। पैसे भी वही दिहाड़ी-दप्पा ही है, 60-70 यूरो 1 घंटे के, सॉरी 1 दिन के मैं कमाता हूँ। तो ऐसे तो फिर बहुत सारे केसेज़ होंगे ना, कुछ बता देते हैं, कुछ नहीं बताते, लेकिन होंगे जो बड़े-बड़े अरसे से बेचारे फँसे हुए हैं। असल में ये जो है ना, बड़ा इमोशनल सा चक्कर होता है। मैं बताता हूँ कि एक बंदा पाकिस्तान में शादी करके आ जाता है। उसके 2 बच्चे भी हैं पीछे। वो 2 बच्चे हैं या छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो छोड़ के वो आ जाता है। वो बच्चे अब जो है ना, वो बड़े हो रहे हैं। बच्चों के साथ खेलने की एक उम्र होती है। जब बच्चा पैदा होता है, उसके बाद 6-7 साल तक जो है ना, आप बच्चों के साथ एन्जॉय करते हैं, आपके बच्चों को साथ खेलते हैं, बच्चे आपको अच्छे लगते हैं। बच्चों को वालिदैन से उनसियत होती है, वो उनके साथ खेलते हैं। आप वहाँ छोड़ के वो टेलीफ़ोन पे बात कर रहे हैं, टेलीफ़ोन पे तो बच्चों को पता ही नहीं होता कौन है। वो माएँ ज़बरदस्ती कहते हैं, ये आपके पापा हैं, ये आपका भाई है, ये आपका बाप है। कोई वो तो ज़ाहिर है, ज़बरदस्ती बताना पड़ता है, लेकिन बच्चे फीलिंग्स नहीं आदी होती। हो जाते हैं। हाँ, बच्चे फीलिंग पीछे नहीं से आती आदी हो बच्चों को। जाते हैं। तो वो हमने ना बचपन बचपन भी छीन लेते हैं, बच्चों का प्यार भी छीन लेते हैं। मुझे अगर ना किसी को एक बड़ी मजबूरी है, तो मैं तो ये कहूँगा, बगैर शादी के आए, आके यहाँ पे सेट होके शादी फिर बाद में करे, या फिर बीवी को साथ ही लेके आए अगर आ सकता है। एक लड़का मुझे मिला, वो भी फ्रांस में मिला था, तो वो कह रहा था कि मैं 15 साल मेरी उम्र थी जब मैं फ्रांस पहुँच गया था। मतलब 9th 10th में पास नहीं की और मैं आ गया था। तो मैंने कहा था कि यार, पूछा उससे कि आपकी माँ ने आपको नहीं रोका था कि यार डंकी लगा रहे हो और बिल्कुल छोटी-सी आपकी उम्र है। तो उसने बताया कि माँ ने ही भेजा है कि मेरे 2 मसेर जो है ना वो ऑलरेडी सेटल्ड हैं, तो कहती है कि हमारे घर से कोई नहीं है, तो चल पुत्तर बोरी बिस्तरा बाँध ते निकल जा। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मतलब वहाँ भी हालात तो कुछ ऐसे ही हो गए हैं ना, कि आबादी का दबाव इतना ज़्यादा हो गया कि वो आपकी गवर्नमेंट के वसाइल जो हैं वो बर्दाश्त नहीं कर रहे। ना प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स हैं, तो ना गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स है पाकिस्तान में। आबादी जो है बढ़ती जा रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो क्या करें फिर? हर बंदा तो कारोबार नहीं कर सकता वहाँ पे, हर बंदा कारोबार करने के काबिल होता ही नहीं है। वो मैं तो यहाँ पे रह के देखता हूँ, कुछ लोगों को बिज़नेसमैन जो होता है ना, वो पैदा ही बिज़नेसमैन होता है। मतलब वो छोटी-सी उम्र में उस जद्दोजहद में लग जाते हैं। कई बंदे होते हैं, वो जॉब पसंद करते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, जितने कोई जॉब से आते हैं, बस इनफ, मेरे लिए हुँ, काफ़ी है। हुँ, हुँ। तो कई लोग जब वो बिज़नेस करते हैं, वो आगे से आगे जाने की कोशिश करते हैं, वो ज़्यादा बेहतर लोग होते हैं।
जो बिज़नेस तो करते हैं, बिज़नेस करेगा, 4 बंदों को नौकरी भी तो देगा ना। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल हाँ, ऐसे तो ही है। वो बाकी मज़दूरी तो करते रहे आप सारी उम्र फिर यहाँ पे रह के। एक आदमी ने मुझे बताया था, वो भी बातिमा का ही काम करता था। उसने कहा था कि जी जर्मनी, इटली, फ्रांस और स्पेन, ये मज़दूरों की जन्नत है। अगर बंदा काम करे और कोशिश करे कि मैंने काम करना है तो भूखा नहीं मरता, कुछ कमा लेगा। यानी कि हर बंदे को जॉब मिल सकती है। हाँ जी, वो यही है कि ज़्यादातर रंग वाले काम होते हैं, जो पेंट का काम करते हैं, बातिमा का काम करते हैं, उसमें उनको जॉब मिलती है। हुँ, हुँ। उसमें ज़्यादातर फिर चल जाता है इनका ना, वो बगैर पेपरों के भी वो लड़के कर रहे हैं काम। लेकिन वही यही चक्कर तो वही आता है, बंदा जो ठेकेदार है, वो तो 200 यूरो ले रहा है पर डे एक बंदे का। और उसको तो वही 35, 40 या 50 दे रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो इतना नहीं खुश होते हैं, चले हम नए आए हैं, हमें कुछ ना कुछ आना शुरू हो गया है। बड़ा बिल्कुल मुश्किल ऐसे है। ही। मैं नहीं समझता कि ये नौजवानों को इस तरफ आना चाहिए। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात कही है। मैं भी एक ना मोटी-सी कैलकुलेशन कर रहा था कि अगर 40 यूरो भी 1 दिन के हों ना, तो 18-20 दिन काम हो ना, तो ये भी तकरीबन 900 के करीब ही बनते हैं, 900 साढ़े 900 या 1000 आप लगा लें। तो 1000 में आपने 200 घर का किराया दे दिया, 200 आपने खाने का जमा करा दिया, 50 आपके मोबाइल के हो गए, 50 आपके जो होता है उसका गाड़ी का कार्ड जो बन जाता है। तो आपने बचाया क्या, घर क्या भेजा और खुद क्या रखा? तो कैलकुलेशन तो बड़ी सख्त होती है इनकी सेविंग नई सख्त होती नए है। बंदे जो बिल्कुल, बेग साहब आप ये ऐसा करें कि चलें एक बंदा 2 लाख रुपया महीने का पाकिस्तान भेज रहा है, मैं ऐसा ही समझ लेते हैं। जी, जी, तो 2 लाख में से आप महीने बाद 1 रुपया बचा नहीं सकते। नहीं बचा सकते, वहाँ पे जिस हिसाब से महँगाई हो चुकी है, वैसे तो हमारे नहीं बचा पास यहाँ पे फ्रांस भी बहुत ज़्यादा हो गई है। वो जो पेट्रोल है वो 30% जो है ना वो कीमत बढ़ी है उसकी। अभी फिर इंतज़ार में है कि और पता नहीं कितनी बढ़ी है, गैस की कीमत बढ़ गई है। आम खाने के पीने की चीज़ें बहुत महँगी हो गई हैं। हुँ, हुँ, बिल्कुल सही है। ख़ासकर वो चीज़ें जो दूसरे मुल्कों से आती हैं। हम जो पाकिस्तान के प्रोडक्ट लेके आते हैं वो तो बहुत महँगी हो गई है ना, यहाँ पे। हुँ, हुँ, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं छोटी-सी एक मिसाल आपको दे देता हूँ कि आज से एक कोविड से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। कोविड से पहले जो यहाँ पे बकरे का गोश्त है ना वो साढ़े 7 यूरो किलो था। इस वक़्त वो 20 यूरो किलो है। ओह होए! 3 गुना बढ़ गया। हाँ, ये 4 से 5 साल में। हालाँकि वहाँ पे प्राइसेज़ बढ़ने का अंदाज़ होता है, 50 सेंट बढ़ गए या मैक्सिमम 1 यूरो 6 महीने बाद या साल बाद 1 यूरो इस तरह का होता है। लेकिन जो मिनिमम सैलरी है जो वो साल बाद बढ़ती है उसकी परसेंटेज वही है जो 10% या 5% रखी वही चल रही है। और टैक्स भी लेकिन वही ये है। चीज़ें जो है ना, वो उस तरह बहुत ज़्यादा अब मुश्किल हो रही है लोगों की ना कुफ़्ते खरीद यहाँ पे मुश्किल हो रही है। अच्छा, अब मुझे ये बस बताइएगा 2 टोक अल्फाज में कि एक बंदा यहाँ पे काफ़ी कर्ज़ा लेके बाहर के लिए निकलता है और उसे पता है मेरे पेपर बनने भी हैं कि नहीं बनने, तो वो उसको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? पाकिस्तान में मेहनत कर ले, कम से कम कर्ज़ा तो ना चढ़ेगा। बेग साहब असल में ये 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो ये है कि अगर हम किसी को यहाँ पे बैठ के मशवरा देंगे तो वो कहेगा खुद तो बाहर बैठे हैं, हाँ, हाँ, सही है। एक चीज़ आ गई। तो फिर दूसरा ये है कि वो कहते हैं कि चलो हमें भी तो जाने दो ना, हम जाके देख लेंगे, किस्मत आज़माएँ। किस्मत आज़माएँ। मैंने ये देखा कि जो अगर हम रेशो निकाल लें 100 नौजवान यहाँ पर आ रहे हैं ना, तो कामयाब 10 ही होते हैं। हुँ, हुँ। ये बड़ी अच्छी 90 बात जो है है ना ये। वो बेचारे 90 बेचारे जो है ना वो खज्जर खाते बिल्कुल हैं। सही मुश्किल है। है, नहीं अच्छा आना चाहिए, नहीं नहीं आना चाहिए। हुँ, हुँ। आजकल कोशिश स्पेन में करें भी कि वहाँ पे आप देखिए जी पाकिस्तान की आबादी अब जो है ना वो कह रहे हैं कि 25 करोड़ है, ठीक है? 25 करोड़ लोगों ने खाना भी है। आपने वहाँ पे 25 करोड़ लोगों के खाने की चीज़ों को पूरा करना है ज़रूरी के हिसाब से, अद्वियात के हिसाब से, हॉस्पिटल के हिसाब से, आपको हर फ़ील्ड में स्किल्ड बंदों की ज़रूरत है वहाँ पे, पाकिस्तान में। आप छोटी-सी फैक्ट्री भी लगा लें, अब ज़रूरत की हर चीज़ जो है चाइना से मँगवा रहे हैं हम। इवन किचन में छोटी-छोटी चीज़ें जो आती हैं ना कि आलू छीलने वाले जो कुछ बने होते हैं गजस से, वो भी हम चाइना से बिल्कुल ऐसे ही। मँगवाते हैं। खिलौने, छोटी गेंदें। खिलौने, तो ये इन चीज़ों की फैक्ट्री क्यों नहीं वहाँ पे लगती? आपकी लेबर भी तो वैसी है ना, वैसी सस्ती लेबर यहाँ पे अवेलेबल हो सके, कोशिश करे बंदा तो। वाह! बड़ी अच्छी बात कही आपने। ये तो छोटी सनत है ना, 25 छोटी करोड़ सी। लोगों की आपने ज़रूरियात वहाँ से लेकर पूरी कर रहे हैं, अपने मुल्क से क्यों नहीं पूरी कर रहे हैं?
थोड़ा-सा ये है कि वहाँ पे सरकारी सिस्टम बहुत अजीब-सा है, नया बंदा कारोबार करना चाहे तो उसकी जूतियाँ घिसा देते हैं वो। फिर जैसे हदारे में रिश्वत भी माँगते हैं, आपको ज़िला-ख़्वार करते हैं। उसको वो गवर्नमेंट थोड़ा-सा इनिशिएटिव लेकर तो फिर बेहतर है कि लड़के जो है ना वहीं पे काम करें, ज़्यादा बेहतर है। अच्छा यहाँ हम आपको कभी 24 साल गुज़ारने के बाद भी हम गैर मुल्की हैं, इनके नहीं हैं। वाह! जो बच्चे यहाँ पे पैदा हो चुके हैं ना, उनको भी वो पाकिस्तानी ही कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आपका आपका देश क्यों नहीं रहता फिर? अच्छा बाहर बाहर आने का, फ्रांस आने का, यूरोप आने का कोई लीगल तरीका भी है? यानी जैसे कोई स्पॉन्सर है या कुछ ऐसा तरीका कि चले लोग बेचारे कोशिश कर लें, लीगल आ जाएँ, वो भी कोई है? स्पॉन्सर का चक्कर तो बहुत कम है फ्रांस में, बहुत कम है, लेकिन कुछ सीधा-सीधा लड़के आ जाते हैं। ज़्यादातर वो जो आ रहे हैं ना, असल में स्किल्ड अगर आपकी स्किल्ड पर्सन जो है ना, उनकी हो जाता है। उस पे आप अप्लाई करें तो हो जाता है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट आ रहे हैं। स्टूडेंट्स को वीज़ा मिल जाते हैं। हुँ, हुँ। वो भी देखिए जी, आप अच्छे खासे पैसे खर्च करते हैं ना। अच्छे खासे, बिल्कुल ऐसे ही। बहुत आपको पैसे। आपकी साल की फीस जो है 50-60 लाख रुपया बन जाती है। बस बिल्कुल लीगल ऐसे ही। तरीका तो फिर वही है। बाकी तो फिर विज़िट के वीज़े पे आके आप गायब हो जाए तो एक अलग बात है, जैसे अब एयर होस्टेस भी हो जाती हैं। वो तो बिल्कुल जहाज़ पढ़े का अमला भी हो जाता है। बिल्कुल, वो तो बड़े-बड़े पढ़े-लिखे देखिए ना एक विज़िट वीज़ा मिलता ही उसको है जो थोड़ा-सा पैसे वाला भी है या कम से कम उसका सीवी अच्छा है कि या वो किसी फ़ील्ड से ताल्लुक रखता है, विज़िट वीज़ा मिल गया। तो बड़े लोग ऐसे भी हैं जो विज़िट वीज़े पे भी वापस नहीं आते। देख साहब, ये तकरीबन 6 महीने पहले की बात है। एक लड़का वहाँ से हमारे इलाके का 1 करोड़ 20 लाख रुपया दे के आया, यहाँ फ्रांस में, फिर आगे चला गया और जिस मुल्क में गया वहाँ से फिर वो महीने बाद फ़ोन कर रहा था मुझे कहीं पे काम पे लगवा लो। अंदाज़ा लगाएँ ये सूरत-ए-हाल है। अब सवा करोड़ में क्या वहाँ पे छोटा-मोटा कारोबार नहीं होता? बेहतरीन हो सकता है। फिर आप घर में हो, आप अपने माँ-बाप के पास हो, अपने बहन-भाइयों के पास हो, हर खुशी-गमी में उनके साथ हो। यहाँ पे आके तो फिर आप बन जाते हो ना, पेपर पता नहीं आपके 2 साल में बनेंगे, 5 साल में बनेंगे या 20 साल में बनेंगे। वो तो कोई वो तो गारंटी चांस नहीं। पे आ गए ना। हुँ, करनी फिर भी मज़दूरी है, फिर भी चांस कम है। वही मैं कह रहा हूँ 10% लोग कामयाब होते हैं, 90% बेचारे कभी उसके पास मज़दूरी कर ली, कभी उसी के पास कर ली, कभी दूसरे के पास कर ली। बिल्कुल ऐसे ही है। 5-6 साल बाद पेपर मिलते हैं, फिर सबसे बड़ी उनको खुशी ये होती है कि कहीं किसी तरीके से मैं पाकिस्तान चक्कर लगा के आऊँ। अब मैंने अभी 5-6 दिन पहले पोस्ट लगाई थी कि लड़का वो यूनान का बेचारा वो पेपर उसको 11 साल बाद मिले हैं, लेकिन उस पेपर मिलने से पहले बीमार हो गया वो। पेपर उसके रेडी थे, अब उसको ना कार्ड वगैरह लेना था उसमें जाके। वो 3 महीने पहले बीमार है, बीमारी की हालत में बेचारा फौत हो गया, अब उसकी डेड बॉडी जा रही है। ऐसे केसेस भी होते हैं। हुँ, हुँ। मैं अपनी बात करता हूँ, हम खुशी-गमी में नहीं पहुँच सकते। हर वक़्त तो आप आपको फ़ारिग नहीं ना होते कि किसी वक़्त खुशी-गमी तो किसी वक़्त भी हो सकती है, फौत की ऐसे ही किसी वक़्त भी हो सकती है। आप नहीं पहुँच सकते, मुश्किल हो जाता है। अगर देश में आपको अच्छा काम मिल जाए, आप कर सकते हो तो कर लो, वरना फिर लोग आ रहे हैं, फिर कुछ कामयाब हो जाते हैं, कोई नाकाम हो जाते हैं। हुँ, हुँ। तो हम अभी किसी लोग को जा ये रहे तो हैं नहीं कह फ्रांस में सकते कि कि हम किसी को ये तो नहीं कह सकते कि ना हो, क्योंकि हम खुद बाहर बैठे हुए हैं। नहीं वो लोग कहते भी हैं, अगर हम बात करें ना कि यहाँ महँगाई बहुत है या हालात ठीक नहीं है, तो नीचे कमेंट करते हैं कि जी आप ही तुसी उत्थे बैठे हो, साढ़े वास्ते तुसी दस रहे हो कि इत्थे महँगाई बहुत ही है, तुसी भी आ जाओ। ये आप सही कह रहे हैं, ऐसे कहते हैं? ऐसा ही है, मतलब हमारी बात का वो फिर उस तरह से असर नहीं होता। हाँ जी। नहीं, हम भी अक्सर कहते हैं अपनी वीडियो में कि अगर भाई आपको आपका कोई हाथ लगता है, तो आप ज़रूर जाएँ, किस्मत हुँ। आज़माई करें, लेकिन सोच समझ के हर काम करना चाहिए, पैसा ही ना ज़ाया हो जाए कहीं किसी का। अब ये है कि पहले जब मैं आया था उस वक़्त ये हालात थे कि इनका डाटा एक नहीं था, अब डाटा एक हो गया है। एक लड़के के पुर्तगाल से पेपर इसलिए रिफ्यूज़ हो गए हैं, बेचारे ने 6 तकरीबन 1.5 साल उसने इंतज़ार किया। 6 महीने हो गए हैं लोगों को पेपर मिले तो उसके लटके हुए थे। उसके बाद रिफ्यूज़ उसने कहा कि उन्होंने ये एतराज़ लगाया कि आपने फ्रांस में असाइलम अप्लाई की हुई है, वहाँ से आपकी रिफ्यूज़ भी हो चुकी है, तो आप यहाँ आके हमसे अब पेपर माँग रहे हैं। यानी डबल वो डाटा चेक हो जाता है, पहले नहीं होता था। हुँ, 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 हुँ। अब ये भी प्रॉब्लम आ रही है लड़कों को। हुँ, हुँ। हाँ, वो भी पेंडिंग में पुलिस रिपोर्ट करनी पड़ती है आपको, वो तारीख दे हर महीने में थाने जाओ या जो भी करो। हाँ जी, बड़ा मुश्किल हो रहा है जी यहाँ पे। हुँ, हुँ। हमारे मुल्क में थानेदार को बंदा कुछ नहीं समझता, यहाँ पे सिपाही जो है वही हमारे लिए बॉस है। उसे देख के हम जो है राह बदल लेते हैं।
अच्छा, कमज़ोरी आसिफ होती है साहब ना, पेपर जेब में पेपर नहीं होते, लीगल नहीं होते हम, बिल्कुल ऐसा ही है, हर वक़्त खौफ रहता है। खौफ रहता है। अच्छा, स्पेन ने अभी ना इमिग्रेशन का ऐलान किया है कि जी अप्रैल से हम इमिग्रेशन 2-3 महीनों के लिए खो रहे हैं। तो क्या यहाँ भी हलचल है कि लोग जा रहे हैं स्पेन में, फ्रांस से भी दूसरी जगह? गए हैं जी, बहुत लोग गए हैं। उसका तरीका था कि पहले वहाँ पे जाके ना वो लोग अपना रेज़िडेंस शो कर रहे थे ना, कि मैं इस जगह पे रह रहा हूँ। हुँ, हुँ। वो पेपर जो है ना फिर वो साल भर रिन्यू करवाते हैं उसको। ओ पत्रोनामेंटो। हाँ जी, साथ उसके कुछ थोड़ा-सा भी जो फीस वगैरह होती है वो देते रहते हैं। हुँ, हुँ। तो वो लोगों ने करवाई है, जिन्होंने कराई उनको फ़ायदा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही अप्रैल में हो रहा है और वो जल्दी कार्ड दे देंगे उन लड़कों को। आसिफ साहब कुछ ऐसी फैमिलीज़ वहाँ पे हैं जिनका असाइलम रिजेक्ट हो चुका है और अभी उनके पास कोई चारा नहीं है, लेकिन वो रही जा रही हैं कि अब क्या करें, वापस जाएँ तो जाएँ कहाँ पे? जो कभी गए थे जी, वहाँ पे। हैं, बिल्कुल हैं। अब अंदाज़ा करें कि एक फैमिली ऐसी को मैं जानता हूँ, वो बेटी और उसकी माँ है, वो आई है यूक्रेन से, पाकिस्तानी है फैमिली। यूक्रेन में वो जब जंग लगी ना तो वो कोशिश की उन्होंने कि हम यहाँ से निकल जाएँ, स्लिप कर जाएँ। उसका जो खामद था उसके पास नेशनैलिटी थी वहाँ पे यूक्रेन की, उस खातून का। लेकिन बॉर्डर पे रोक लिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि नहीं आप चूँकि नौजवान हो, आप किधर जा रहे हो? चलो किसी जाके जंग लड़ो, मुल्क के लिए। वो नेशनल है वहाँ का। हुँ, हुँ। तो लड़की जो है ना वो और उसकी माँ को उन्होंने जाना दिया। बच्ची मेरा ख़्याल होगी कोई 12, 14, 15 साल की। तो वो यहाँ पे आ गई हैं और जब जंग लगी तो अब 3 साल हो गए हैं। यहाँ पे बार-बार अप्लाई करके उन्होंने असाइलम वगैरह सब कुछ लेकर रिजेक्ट हो गए। अभी यहाँ घर पे नहीं रह रही हैं कि किसी फैमिली के साथ। हुँ, हुँ। आप चलो रह तो रहे होते हैं, खाना भी आपको मिल रहा होता है, सारा कुछ होता है, आपको चले छोटा-मोटा काम भी कहीं पे ब्लैक में कर रहे होते हैं, लेकिन ज़िंदगी सुकून तो नहीं ना होता जब तक आपको पेपर ना मिले। बिल्कुल नहीं होता आपकी आइडेंटिटी जब तक लीगल ना हो, आपको ज़िंदगी सुकून ही नहीं होता उस वक़्त। और रास्ता भी कोई नज़र नहीं आ रहा। नज़र नहीं आ रहा तो 10-10, 20-20 साल उसी बेसुकूनी में लोग गुज़ार देते हैं। हुँ, हुँ। मुश्किल है, बिल परदेस मुश्किल होता है। परदेस मुश्किल होता है। नहीं जी, बिल्कुल सही बात आपने कही है। आसिफ साहब आपने बड़ी अच्छी बातें कही हैं और ये आपकी ज़िंदगी का तजुर्बा है क्योंकि एक बंदा 24 साल किसी मुल्क में गुज़ारता है, तो ये कोई छोटा टाइम पीरियड नहीं होता। आसिफ साहब पिछले दिनों हमारे एक अखबार फ़रोश थे बाबा जी, आज़ाद इधर रावलपिंडी वाली साइड के, उनको अवार्ड मिला है सदर प्रेज़िडेंट जो फ्रेंच प्रेज़िडेंट थे उन्होंने अवार्ड दिया। कैसा लगा वहाँ पे खबर फैली फिर ये भी आप तो जर्नलिस्ट हैं। कैसा रिएक्शन था कम्युनिटी जी हाँ, बिल्कुल फैली है। मुझे भी कहा था चैनल वालों ने कुछ इंटरव्यू करो, लेकिन वो हमारा जो दूसरा दोस्त भी एक सिर्फ सुना था ना कि पहले भी लड़का काम कर रहा है। तो उसने मैं उनका करके फिर भेज दिया था, फिर वो डिस्कवर वाले लड़के ने भी कर लिया था। तो मैं वैसे मिला हूँ उससे, लेकिन मैं मिला हूँ बड़ी देर पहले जब वो अखबार बेचता था ना, आज तक 10-12 साल पहले। अच्छा, आप जानते पुराना लेकिन उसको? हाँ जी, लेकिन उसके बाद मुलाकात नहीं हुई। वो बता रहे अब भी वो भी रिटायर लाइफ गुज़ार रहा है अपने घर में ही, हुँ, देखा हुँ। जाएगा। बिल्कुल सही है। अच्छा लगा जी, अच्छा लगा, चले रिकॉग्नाइज़ किया। देखिए मेहनत से है ना, मेहनत जो है, मेहनत को रिकॉग्नाइज़ किया उन्होंने। आसिफ साहब आखिर में थोड़ा-सा ये बता दीजिएगा कि आपने भी शुरू-शुरू में कोई मुश्किल वक़्त देखा, कभी कोई जॉब का मसला या ज़ुबान का मसला कि जाते ही बस सेट हो गए? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, मैं असल में मैं मसला थोड़ा-सा हुआ था, लेकिन ज़ुबान का मैंने गुज़ारे के लिए ना शुरू से ही सीख ली थी। बाकायदा स्कूल गया था मैं। इसलिए ज़ुबान का इतना ज़्यादा मसला नहीं हुआ, लेकिन ज़ाहिर है अहले ज़ुबान तो अब अभी भी नहीं है हम, बिल्कुल। लेकिन गुज़ारा बेहतर कर मैंने स्कूल चला गया था आते ही ना। फिर अच्छा, पेपर्स अच्छा। मुझे मिल गए थे तकरीबन पौने 2-3 साल बाद मिल गए थे मुझे। ठीक है, ठीक है। जी, मेरे मेडिकल ग्राउंड पे हुए थे कुछ। सही है। तो उसके बाद फिर वो स्टेटस चेंज हो गया था। हुँ, हुँ। तो इसलिए कुछ ज़्यादा पेपर्स के हवाले से ज़्यादा मैं तंग नहीं हुआ। मैं तो अपना तजुर्बा यही कहूँगा। तो लैंग्वेज मैंने शुरू में स्कूल गया था इसलिए वो जो है ना थोड़ी-सी ग्रामेटिकली बोली थी। हुँ, हुँ। उसका अच्छा लगता है रोज़गार जब आप उनसे उन्हीं की ज़ुबान में बात करते हैं तो अच्छा लगता है बजाए इसके कि आपको ट्रांसलेटर लेके जाएँ साथ। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। रोज़गार के हवाले से म मसला तो नहीं कोई आया था कि या शुरू-शुरू में की मज़दूरी जो भी सारे करते हैं, जो भी बगैर हुनरमंद ये कर सकता है? नहीं, मैं करता रहा हूँ, ये मज़दूरी भी की है मैंने थोड़ी-सी, मज़दूरी भी की है। ऐसा नहीं है कि मैं डिलीवरी करता रहा हूँ यहाँ पे, हुँ, हुँ। डिलीवरी मैंने की है। लेकिन वो ये है कि इज़्ज़त वाली जॉब ही मिलती रही है शुरू से ना। रेस्टोरेंट्स पे काम करता रहा हूँ, रेस्टोरेंट बनाया भी था अपना। माशाल्लाह। तो फिर वो छोड़ दिया था, तो अब तो ख़ैर वैसे ही रिटायरमेंट के चक्कर में हूँ। अच्छा, अच्छा। वैसे तो नहीं 67 ईयर्स है, लेकिन मेरा को थोड़ा सेहत के हवाले से मुझे है छोटे-मोटे प्रॉब्लम, तो मैं चाहता हूँ कि पहले
इस चलें, साल के एंड पे जो है। वो तो बेहतर हो जाएगा। अ, सही है। बहरहाल पा ज़्यादा मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, घूमता-फिरता हूँ, चीज़ों को देखता हूँ। पाकिस्तान कहाँ से ताल्लुक है? किस शहर से? पाकिस्तान मेरा शेखुपुरा से। शेखुपुरा से। अच्छा, अच्छा, सही है, सही है। चलें जी, आसिफ साहब बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। दिल तो करता है सारी रात बंदा करता रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि चलें काम की चीज़ें इस वीडियो से जो है ना लोगों को मिल सके। जो-जो किसी के क्वेश्चन थे, तो हो सकता है कि हमने उनका जवाब ऑलरेडी दे दिया हो। अगर नहीं भी तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, और कोशिश करेंगे कि चलें आपके कमेंट का भी हम जवाब दे सकें। आसिफ साहब कोई आखिर में कोई मैसेज देना चाहते हैं अपने भाइयों को, ख़ाँ वो फ्रांस में रहते हैं या फिर पाकिस्तान में हैं? मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि अगर वो पाकिस्तान में जो रहने वाले हैं, अगर वो सेट हो सकते हैं, तो वहाँ हो जाए। और अगर यहाँ पे आ गए हैं, तो काम करें और ईमानदारी से करें। अल्लाह पाक उनके लिए बेहतर आसानियाँ पैदा फरमाएगा। वाह जी वाह! जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।